प्रेम जब होना होता है हो जाता है। यह खेतों में नहीं उपजता, न ही बाजार में बिकता है, और यह खरीदने की चीज भी नहीं है। पूजा पाठ में लगी रहने वाली लीला मनोज को देखते ही आकर्षित हो गई। लीला ने जब से उसको देखा था तब से ही उसके दिल में चैन और करार था ही नहीं। यह लड़का मनोज उसका सब सुकून छीन रहा था। इतना ही नहीं, सपनों में भी वह आ रहा था, पर वो जैसे कमजोर पड़ रही थी और आसक्ति में फंस कर खुद कुछ नहीं कर पा रही थी, या शायद करना ही नहीं चाहती थी। लीला कोई गई गुजरी तो थी नहीं, वह खुद एक दौलतमंद महिला थी। उसकी इतनी लंबी चढ़ी जमींदारी थी, फिर भी वह साधना के पथ पर अपना आध्यात्मिक काम भी कर रही थी। वह जगह जगह यात्रा कर रही थी और प्रेम की कार्यशाला चला रही थी। यूं सच्ची बात यह थी कि साधना, वार्ता वगैरह यह सब वह अपने अकेलेपन की सूखी नदी को भरने के लिए ही कर रही थी। समाज उसको इतनी गपशप करने नहीं देता, मगर इस बहाने कितने चेहरे, कितनी रसभरी बातें, सब काम हो रहे थे। साथ ही उस पर एक आवरण लग गया था त्याग करती महिला का। वह अपनी प्रेम पिपासा को ढककर, छिपाकर बहुत ही मजे में पूरा कर रही थी। मगर आज सुबह 3 बजे अचानक ही भद्देपन से फिर मनोज सपने में आ धमका और उसने ही प्रीत की अगन जलाई और लीला को तत्परता से अपनी देह में भरकर यहाँ वहाँ टटोलने लगा। वह खुद भी बेसुध हो सब भूल सा गई थी। पुरुषोचित शौर्य से सम्मोहित वह कितनी पागल, कैसी मोहित हो गई थी। पर आज वह 5 बजे जागकर फिर से यही सोच रही थी कि कहीं कुछ जाहिर न हो जाए। मनोज को रोकना होगा। वह बेकार के लफड़े में ही क्यों पड़ रही है, जबकि वह इससे पहले इसी तरह अचानक वहां, जहां उसके प्रवचन और वार्ता ही भलीभांति प्यास बुझा सकती है। कितने भी दर्जी बदल लो, न कपड़ा बदलता है, न तन और न ही मन। तो फिर खुद लीला क्या दहचक्र के साथ इतनी तेजी से खुद ही गोल गोल घूम रही थी। यही सब सोचते सोचते 6 बज गए। वह यूं ही बाहर आंगन में निकल आई, देखा, अरे मनोज एक कुर्सी पर बुत बना बैठा है। कम उजाले में, अनिश्चितता में उसके पदचाप सुनकर वह उठ खड़ी हुई और हंस दी। यह हंसी मनोज की किसी सांस में झंझना उठी। वह चुपचाप उसके निकट गया। शायद वह देखना चाहता था, उसको आत्मा के भीतर, बिल्कुल उसकी गहराई में देखना चाहता हो। पर यह तो हमारा ख्याल है। लीला ने एक मंत्र कहा और आवाज के तीव्र एकरस प्रकाश से उसका मुख एक बारगी चकाचौंध सा हो गया। नहीं, यह ख्याल नहीं है। मैं अभी अभी खेतों से चलकर यहाँ आया हूँ। और भरोसा दिलाने के लिए मनोज ने तिलमिला कर लीला को थाम लिया। उसकी उंगली को 2 से 3 बार चूस कर छोड़ दिया। ओह बस बस मनोज, बस बहुत हुआ, कहकर लीला ने हाथ छुड़ा लिया। अब वे दोनों ही वहीं बैठ गए और फिर कोई जादू सा छाने लगा। उस खामोशी में जैसे मनोज अपने अंक में लीला को अचानक एक क्षण में पा गया। फिर मिलेंगे, आज मैं चली जाऊंगी, अंतिम सत्र है आज मेरा। वह जैसे इन एक शब्दों की सूक्ष्म ध्वनि नहीं, स्थूल शरीर दांतों से चबाना चाहती है। यह सुनकर मनोज जैसे हताश सा हो गया। तो लीला, तुम्हारे आगे क्या इरादे हैं? जैसे इसी प्रश्न को करने के लिए शब्दों का दास बना हुआ है मनोज, जैसे उसे यह प्रश्न करने का निर्विवाद अधिकार है। लीला ने निर्विकार कहा, कुछ नहीं, नहीं। यह सुनकर वह चौंक उठा, एक विचित्र संतोष से, जैसे यह उत्तर पाने के लिए ही उसने यह प्रश्न किया था। फिर बोला, क्या तुम मुझसे बंधी नहीं हो? बंधी? मैं तो जाने कब से जीवन के हर बंधन के मुंह पर थूक रही हूँ। वह बोली, जैसे वह कुछ और कहना चाहती थी। तो मुझे अभी और इसी समय प्रेम का रहस्य जानना है, कहकर वह उसके पैरों से लिपट गया। मगर अभी तो भोर हुई है, बस। ये क्या तमाशा कर रहे हो? यहाँ गेस्ट हाउस के नौकर चाकर आते ही होंगे। लीला कुछ परेशान सी हो रही थी। आने दो, आ जाते हैं तो भला हो क्या जाएगा। लीला, मैं तो तुम्हारा भक्त हो गया हूँ। अब मैं अपनी देवी के पास जब चाहे आ सकता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सचमुच लीला यही सुनना चाहती थी। वह भी तो मन ही मन मनोज की दीवानी हो गई थी। उसने यह भी नहीं पूछा कि 9 बजे का सत्र है, तुम इतनी सुबह क्यों खेतों से और कैसे पैदल पैदल ही आ धमके। वह उसके गाल सहलाती हुई बोली, मनोज, तुम बच्चे नहीं हो, तुमको यह पता होना चाहिए कि प्रेम करने की कला या किसी के प्यार में डूब जाने का गुर किसी भी कार्यशाला में सीखे जाने लायक कौशल या हुनर बिल्कुल नहीं है। हाँ
हाँ जानता हूँ, मनोज ने बीच में टोका और कहने लगा, लीला ये बात अलग है कि कई विदेशी और भारतीय मीडिया में क्रिएटिव लव यानी जादुई अटैचमेंट के फार्मूले सिखलाने के रसीले कोर्स बाकायदा चलाए जाते आ रहे हैं और वे अकेले पड़ गए मनोज जैसे संकोची जीवों के बीच लोकप्रिय भी हैं। लीला, मुझे मालूम है कि अकेले में मैंने ही यही कोई 3000 वेबसाइट देख रखी है जो प्यार कैसे करे का बाकायदा लज्जतदार मसाला बनाकर अनोखा आनंद भी देती है। मनोज के मुंह से निकल पड़ा। यह सुनते ही लीला ने भी तपाक से कहा, मनोज मेरा मतलब प्रेम का आनंद आकर्षित करने वाली कुछ जरूरी चीजों की याद दिलाने की कोशिश तक ही सीमित नहीं है। मैं प्यार की कला के बारे में वे छोटी मोटी बातें कहूंगी जिन्हें हम सब जानते हैं पर जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए और इस वार्ता के अंत में होने वाली निराशा के लिए मैं खास तौर पर मनोज तुम जैसे प्रेमियों से क्षमादान की उम्मीद करती हूँ जिन्होंने अपने दिल में ये छाप लिया है कि मैं तुमको आज प्यार करने के जादुई गुर सिखाने जा रही हूँ। दुनिया में अनेक आविष्कार हुए हैं पर प्यार करने, उसमें डूबने का फॉर्मूला आज तक नहीं बना। अच्छा तो कब बनेगा? ऐसा करो तुम ही बना दो ना। मनोज ने उसकी कलाई थाम ली। मनोज, जहाँ तक सुंदर देह को सोचने का सवाल है, हमारे प्राचीन रसिकों ने, प्रेमशास्त्रियों ने 2 बातें जोर देकर कही हैं, एक तो कल्पना और दूसरी लगाव। तुम जानते ही होगे या कभी सुना तो होगा ना। क्या सुना होगा? साफ साफ कहो लीला। वही मनोज, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मनोज, मेरा मतलब है कि देह की आहट सुनो, भाव को दफनाओ मत। यह सुनकर मनोज जोरों से हंस पड़ा। लीला समझ गई तो वह भी खिलखिला कर हंस पड़ी। मन में कोई देवी स्थापित कर लो मनोज, इसकी तर्ज पर न सिर्फ अकेली सौंदर्य कला का आनंद मिल जाता है, साथ में लगाव का अभ्यास करते जाने से, बल्कि दोनों के आदर्श मेल से सुकून ही सुकून। इसलिए प्रेम प्रतिभा को भी युद्ध अभ्यास की तरह जरूरी बतलाया गया है। ओह अच्छा, कहकर मनोज ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। देखो, तबला बजाना सीखना है तो इस कला में रियाज का असाधारण महत्व है। मुझे लगता है प्रेम में भी अभ्यास या रियाज शायद उतना ही उपयोगी और जरूरी चीज होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि संकल्प ही प्रेम को झरने की तरह प्रस्फुटित करता है, बहने देता है। प्रेम की हर गली में नयापन खोजने की संभावना है। इस मामले में कल, आज और कल कोई पगडंडी नहीं है। इसलिए जादुई एहसास में डूबने को राजी मन, उसकी कल्पना शक्ति और गंध महसूस करना, यही एक बेहतरीन प्रेमी होने के लिए 3 जरूरी औजार हैं। लीला कहती रही। मनोज सुन लो, यह भी एक विचार है, सौंदर्य और आनंद को देखने की आदत से बंधा विचार, जो यह बतलाता है कि हम कितना कम देखते हैं। लीला, यह लगाव और देखने के अलावा एक और बात है, खुद अपनी देह की जरूरत, उससे प्रेम करने की निरंतरता, अनिवार्यता, यही ना लीला? मनोज ने कहा तो लीला ने सहमति में सिर हिला दिया। वह फिर उसका माथा चूम कर बोली, सुनो मनोज, कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और हाँ, एक बात और सुन लो, याद भी रखना, अचार चटनी बेशक कम खाएं पर अच्छा खाएं। यह लालसा भी वही है, समझे? यानी तुम्हारी सलाह है, प्रेमी आशिक बेशक कम ही डूबे पर शानदार ढंग से। मनोज ने सवाल किया, केवल आकर्षण के जोर से या केवल जरूरत के चमत्कार भर से कोई अच्छा प्रेम पूरा हो पाएगा? मुझे संदेह है। मनोज के इस सवाल पर लीला ने उसको संकेत किया कि उसे तैयार होना है, क्योंकि सत्र का समय हो रहा है और उसे आज यहाँ से लौट कर भी जाना था। आज इस गेस्ट हाउस में उसका अंतिम दिन था। अब वह यहाँ कब वापस लौटेगी कुछ पता नहीं था। मनोज ने सत्र में रुकना उचित नहीं समझा। वह किसान था, अब उसको फसल कटवानी थी, मजदूरों की व्यवस्था करनी थी। वह भी लौट चला। जब तक अपने खेतों में पहुंचा, याद करता रहा कि लीला क्या कह रही थी। मनोज, प्रेम की दुनिया वैसी ही दुनिया है जिसमें अनगिनत महकते गमकते चित्रों का अस्माप्त मेला है। हर कोने में, हर कदम पर आपका साबका तस्वीरों से पड़ता है, पर जिनके बारे में आप तब तक जागरूक नहीं होते जब तक आप उन्हें देखने की सही कोशिश और अभ्यास न करें। जैसा रोमियो जैसे समर्पित प्रेमी ने कभी जूलियट से कहीं कहा था, हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा रुके और वे अद्भुतनूठे चित्र देखें जो सिर्फ प्रेम ही हमें दिखला सकता है। हर पल, हर समय आनंद आने तक रोज कई घंटे बस एक ही रंगरूप का विचार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है।
अब भले ही वह युद्ध जैसा उतना कठोर और भयानक न हो, पर हौले हौले उस रूप को दिल की कल्पना की किताब में रोज लिख रहा था और यथासंभव कलापूर्ण तरीके से उसमें अपने अनुभव लिखना प्रेम रियाज की एक शुरुआत हो चुकी थी। यह चौंकाने वाला अनुभव वह झरोखा बन गया जो उसको घर बैठे संसार भर के आनंद दिखला रही थी। अब मनोज विधिवत अपना काम धंधा देख रहा था। अनाज मंडी जा रहा था, रुपया आ रहा था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब सिद्ध हो गए। हर काम हो रहा था, सब कुछ आसान था। जहां जैसी जरूरत होती है वो अपनी कल्पना का वैसा ही उपयोग कर रहा था जैसी उस पल की मांग होती, पर अब उसके दिमाग में कल्पना का भंडार ही इतना चटपटा था कि अभिव्यक्ति भी वैसी ही होने लगी थी। अब तो कल्पना की कामधेनु को वह कितना धो सकता, यह उसकी कलाकारी थी। अब वह माहिर हो गया तो वह जान चुका था कि कैसे आती है सुंदरी किसी दृश्य, किसी आवाज, किसी गंध, किसी आकृति, किसी याद, किसी स्पर्श में सुंदरी की आत्मा एक पल के 1000वें हिस्से में दिखती है और सांस की तरह उसमें दाखिल हो जाती है। पर वह जानता था कि वह बहुत देर रुकने वाला अनुभव नहीं। फौरन वह उस आत्मा को अपनी हैरत, अचरज के आभूषण पहनाकर सफलतम लाभ ले लिया करता था। अब तो हर जादुई अनुभव उसके निकट उस अनुभव को व्यक्त करने की मोहिनी विद्या का खुशबूदार प्रस्ताव भी साथ ही लिए आता रहा।